अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर किसी बिंदु पे भूकंप का झटका या एनर्जी इनिशिएट होता है और ये ट्रेवल करके सरफेस पर आता है परपेंडिकुलर पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको आप नाम देंगे फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे आप इसको? फोकस पॉइंट। और ये पॉइंट जहां पर ये झटका सबसे पहले महसूस किया गया इसको आप कहेंगे एपिक सेंटर। क्या कहेंगे इसे? एपिक सेंटर। इसे आप क्या कहेंगे? एपिक सेंटर। ठीक। अगर एंटायर अर्थ को एक बॉडी के तौर पे देखें, एंटायर अर्थ को एक बॉडी के तौर पे देखें, ठीक, और तीन वेव को एनालाइज करें। तीन वेव मतलब प्राइमरी वेव, मतलब सेकेंडरी वेव और मतलब टर्शरी वेव। गति में ये मैक्सिमम, ये वाला उससे धीमा, ये वाला उससे धीमा, और जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा ये करता है। इसको बोलते हैं आप एल वेव, इसको बोलते हैं आप एस वेव, इसको आप बोलते हैं पी वेव। देखिए पी एंड एस वेव दोनों ओरिजिनेट होते हैं कहीं से और इनका प्रभाव आपको दे ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के शरीर में कहीं अपना प्रभाव दिखाते हैं। दैट्स व्हाई प्राइमरी and secondary waves are also categorized as surface wave। क्या बोला जाता है इसको? सॉरी सरफेस नहीं, इसको बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अर्थ की बॉडी के ऊपर आकर के अपना क्या दिखाते हैं? प्रभाव दिखाते हैं। अर्थ की बॉडी पे अपना प्रभाव दिखाने का मतलब है ट्रेमर्स उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव का इम्पैक्ट जो है ये अर्थ के लिथोस्फीयर में रॉकी स्ट्रक्चर से या रॉक्स से मिल जाता है, तो ये रॉक्स से मिलने के बाद अपना बिहेवियर बदल देता है। अपना बिहेवियर क्या कर देता है? बदल देता है। रॉक मतलब सरफेस, रॉक का मतलब क्या हो गया आपका? सरफेस। क्यों? द एंटायर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉकी स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी नो इट एज लिथोस्फीयर। नाम दिए है ना, लिथोस्फीयर। तो जब मैं कहूंगा बॉडी वेव मतलब आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ में आके हल्का सा झटका दिया और उसका अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसने केवल और केवल बॉडी को आके हल्का सा क्या किया? शेक किया, क्योंकि अंदर से निकल रहा है एनर्जी के फॉर्म में, बॉडी के ऊपर एक प्रभाव दिखता है। इसलिए पी वेव और एस वेव दोनों को क्या कहा जाता है? आपका बॉडी वेव्स कहा जाता है। अर्थ के स्ट्रक्चर पे एक मोटा लेयर जो है वो लिथ का है। किसका है? लिथ। लिथ का मतलब होता क्या है? पत्थर। पत्थर का मतलब स्टोन। कहां पर है? कहां पर है पत्थर? अर्थ के सरफेस पे। कहां पे है? अर्थ के सरफेस पे। तो जब ये पी एंड एस वेव का प्रभाव जो है ये रॉकी स्ट्रक्चर पर पड़ता है जो अर्थ के सरफेस पर है, तो इसका प्रभाव खतरनाक हो जाता है और रॉक के स्ट्रक्चर को, पहाड़ के स्ट्रक्चर को या बड़े बड़े रॉक्स को, चट्टानों पर ये जो प्रभाव छोड़ने लगता है उससे रॉक्स जो है वो मूव करती हैं, उससे प्लेट में रॉक्स में परिवर्तन आता है और यही जो है क्या कहलाता है? एल वेव्स कहलाता है, या यही क्या कहलाता है? आपका सरफेस वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस वेव। अब फिर से देखो एक बार, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका एल वेव्स। ठीक, तो ये हो गया पी वेव, ये हो गया आपका एस वेव और ये हो गया आपका एल वेव्स। ठीक, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों का प्रभाव अर्थ के बाहरी सरफेस पे हॉलो इंपैक्ट डालने की वजह से इन्हें कहा जाता है बॉडी वेव्स। क्या कहा जाता है? बोलो इसको, बॉडी वेव्स। बट व्हेन द बॉडी वेव्स interact with the lithosphere, interact with the outer surface of this earth, तो इनका इंटरेक्शन जब है लिथोस्फीयर से या सरफेस के चट्टानों से होता है, तब इनका प्रभाव जो है वो ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये चट्टानों को जो है अपनी जगह से क्या करने लगते हैं? हिलाने लगते हैं। चट्टानों को मतलब लिथोस्फीयर को अपनी जगह से क्या करने लगते हैं? लोग हिलाने लगते हैं। चट्टान हिलेगी और झटका लगेगा। ज्यादा नुकसान किसमें होगा? जब चट्टान क्या होने लगेगी? हिलने लगेगी। इसलिए
एल वेव कैसे बनती है? व्हेन द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस एंड अल्टीमेटली इसका प्रभाव क्या हो जाता है कि सरफेस जो है उसकी चट्टानें अपने बेस से क्या होने लगती हैं? डेविएट होने लगती हैं। इस डेविएशन की वजह से नुकसान प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की तुलना में कहीं क्या होता है? ज्यादा। ये आएगा बाहरी तौर पे आपको झटका दे करके निकल जाएगा, ठीक, लेकिन ये क्या करेगा? ये आपको झटका देना दे, साइलेंटली जाएगा और पूरा का पूरा रॉक स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? हिला देगा। तो वहां पर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? आपकी बढ़ जाती है। तो एल वेव का एक और कैटेगराइजेशन है जिसको क्या कहा जाता है? इसको सरफेस वेव्स। क्या कहा जाता है इसे? सरफेस वेव। प्राइमरी सेकेंडरी वेव का ही इंपैक्ट पड़ रहा है और सरफेस वेव क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। इनको एल वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल वेव्स। क्या कहा जाता है? एल वेव। तो देखिए कि अर्थक्वेक या भूकंप को अगर तरंगों के आधार पर अध्ययन किया जाए तो एक और कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है बॉडी वेव्स या और दूसरा बोलो सरफेस वेव। सरफेस वेव्स। क्या कहा जाता है इसे? सरफेस वेव्स। कोई बहुत बड़ा अलग चीज नहीं है, लेकिन एक साथ वो भी पढ़ा देता ये भी पढ़ा देता तो समझ में नहीं आता। अभी देखो बॉडी वेव्स में क्या क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड व्हेन दे इंटरेक्ट विद द रॉक्स, तो रॉक के ऊपर जब प्रभाव डालते हैं, रॉक कहां पर है? सरफेस में, इसलिए उसे क्या कह दिया जाता है? सरफेस वेव। सरफेस वेव्स को ही हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? एल वेव, जो सबसे ज्यादा क्या करती हैं? नुकसान करती है। फटाफट ये चार्ट को बनाइए, ठीक, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, केवल चार्ट बनाना है आपको, लिखवाऊंगा मैं। तुरंत बनाइए जल्दी से। ठीक है। इलेवेंथ ट्वेल्थ एनसीईआरटी लो, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना शुरू करो, सब समझ में आएगा। 11th एनसीईआरटी 2 किताब, 12th एनसीईआरटी भी 2 किताब। जहां समझना है गोला मारो, मेरे से आके पूछो। यहां बैठ जाओ सामने। पेपर खत्म नहीं हुआ तुम लोगों का? कॉमर्स वाले इतने पढ़ते हैं क्या? तो वो लोग कैसे आ गए? उनका भी तो पेपर था। अच्छा, वो लोग दूसरे में पढ़ते हैं क्या? चलो, हो गया, बना लिए इसको। अरे बन गया, कुछ नहीं बनाना है। पी, एस और एल को किस में कैटेगराइज करना है? बॉडी वेव और सरफेस वेव। तो बॉडी वेव कौन सा है बोलो? P और S। और सरफेस वेव कौन सा है बोलो? P और S का प्रभाव जब चट्टानों पे पड़ता है तो उससे L वेव क्रिएट होती है। अगर पूछेगा तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। बात समझ रहे हो ना? वो ऐसा मत सोचना कि अब आपको देगा कि मतलब आप बता दो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, कहानी खत्म हो चुका है उसका। तो अब आपको ये पूछेगा कि प्राइमरी वेव जो हैं, ठीक, ये तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं, तो आप बोलना हाँ, और सबसे ज्यादा तेज होती हैं तो आप बोलना हाँ। सही है ना? सेकेंडरी वेव जो है वो प्राइमरी की तुलना में थोड़ी सी धीमी होती है और ये केवल और केवल सॉलिड माध्यम से क्या होती हैं? ट्रेवल करती हैं। अभी मैं सॉलिड लिक्विड क्यों कर रहा हूं, अभी आगे जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी, तीसरा स्टेटमेंट, दोनों को मिला करके बॉडी वेव्स कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। और चौथा स्टेटमेंट क्या दे देगा कि P और S जब इंटरेक्ट करते हैं किससे? सरफेस के रॉक से, तो वो सरफेस वेव नहीं बोलेगा नाम, वो बोलेगा कि एल वेव का निर्माण होता है। किसका होता है? एल वेव का निर्माण होता है। तो वो भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक। ये तो मेरे को 4 स्टेटमेंट आपको पढ़ाने थे करके मैं बताया, उन्हीं चारों स्टेटमेंट में कुछ आगे पीछे कर देगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। या एक कॉम्बिनेशन निकल आएगा, 1 2 3 या 1 3 4 या 2 3 5 करके एक स्टेटमेंट निकल आएगा, ठीक। तो यहां तक स्पष्ट है आपको? यहां तक स्पष्ट है कि भूकंप का झटका लगा, भूकंप का झटका लगने का कारण है सडन फोर्स अप्लाइड
फ्रॉम द सेंटर और समवेयर इनसाइड ऑफ द अर्थ, जिसका इंपैक्ट जो सरफेस पे आता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। 90 डिग्री पे खींचोगे, सीधा सीधा लाइन आप खींचोगे तो एपीसेंटर कहलाएगा। उस एपीसेंटर पे प्रभाव जो है, जब आप सिस्मोग्राफ लेकर के अलग अलग जगह उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो सिस्मोग्राफ आपको 3 प्रकार के वेव्स देता है। पहली वेव जो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है प्राइमरी वेव, दूसरी उसके बाद होती है सेकेंडरी वेव। ये दोनों शारीरिक रूप से बाहर बाहर छू के जाते हैं अर्थ को, इसलिए इसको बोला जाता है बॉडी वेव्स। क्या बोला जाता है? बॉडी वेव्स। लेकिन अगर ये दोनों वेव्स कहीं किसी रॉकी स्ट्रक्चर से, जो सरफेस ऑफ अर्थ का एक बड़ा हिस्सा है, उस लोकलाइजेशन के रॉकी स्ट्रक्चर को जा करके उससे इंटरेक्ट कर गया और उस इंटरेक्शन का प्रभाव आप पे पड़ गया, तो तीसरे प्रकार की वेव आएगी, जिसको इस कैटेगरी में बोला जाता है सरफेस वेव। लेकिन ऐसे जनरली बोल दिया जाता है एल वेव्स। क्या बोल दिया जाता है? एल वेव्स। तो एल वेव एक्चुअली इंडिविजुअल वेव नहीं है। एल वेव अर्थ के स्टैटिक्स के साथ में जब प्राइमरी और सेकेंडरी का डायनेमिक्स मिक्स हो रहा है, उसका जो आउटकम निकल रहा है वो क्या है? आपका एल वेव्स। बात समझ रहे हो ना? एल वेव्स आपको अलग से नहीं मिलेगा, वो केवल सरफेस वेव के नाम से मिलेगा। लेकिन सरफेस वेव का जनरेशन कैसे हो रहा है